मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ रहे थे, या हम स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण कैसे होता है ये प्रोसेस हम पढ़ रहे थे। तो इसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट था स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस का, वो है शुक्राणु के सिर का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ हेड ऑफ स्पर्म। ठीक है, ये कैसे होता है। तो ये हमने डिस्कस किया था कि अगर स्पर्म के हेड की अगर हम बात करें तो इसमें मेनली दो ही चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, और दूसरा होता है एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम जो होता है उसका काम होता है जो ओवम होता है उसको निषेचित करने के लिए उसको कई स्पर्म को कई झिल्लियों को भेद करके, या कई सारी जो मेम्ब्रेन होती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है ओवम की, उनको भेद करके या पेनिट्रेट करके उसको अपना जो भी मटेरियल है उसके अंदर देना होता है ओवम के अंदर। तो यहाँ उन मेम्ब्रेन्स को गलाने के लिए या उन मेम्ब्रेन्स को पेनिट्रेट करने के लिए एक्रोसोम की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो एक्रोसोम है उसमें कई सारे जल अपघटनीय या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो ओवम के चारों ओर जो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है उनको गला देते हैं या उनको विघटित कर देते हैं, उनका लाइसिस कर देते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं ये हमने देखा था कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, जैसे वाटर अगर एक्स्ट्रा है तो, या आरएनए है, इसके अलावा जो भी न्यूक्लियोलस केंद्रिका है, और न्यूक्लियोप्लाज्म या जो केंद्रक द्रव्य है उनको निकाल दिया जाता है, क्योंकि आगे की प्रोसेस में इनका कोई रोल नहीं होता है, तो इनको निकाल दिया जाता है। प्लस इनके अलावा जो न्यूक्लियस के अंदर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो डीएनए को संघनित करके रखने का काम करता है या उसको कंडेंस करके रखने का काम करता है। हिस्टोन प्रोटीन को एक दूसरा प्रोटीन होता है प्रोटेमिन, वो उसको रिप्लेस कर देता है, ये उसका स्थान ले लेता है। और ये हमने कुछ चेंजेस देखे थे किसी भी स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में कि न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या परिवर्तन आते हैं, कैसे वो स्पर्म बनने के दौरान चेंज होता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियस है वो गोलाकार होने की बजाय लंबा और थोड़ा सा संकरा हो जाता है, लॉन्ग एंड नैरो हो जाता है। तो ये कुछ चेंजेस थे जो न्यूक्लियस के अंदर जनरली देखने को मिलते हैं। दूसरा एक्रोसोम की अगर बात करें तो एक्रोसोम का जो काम होता है वो मैंने आपको बता ही दिया कि एक्रोसोम का क्या काम होता है। एक्रोसोम के अंदर कई सारे जल अपघटनीय एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनका काम होता है ओवम की या एग के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उनका अपघटन करना या उनका लाइसिस करना। ठीक है, इसके अलावा एक्रोसोम आता कहां से, ये बनता कैसे है, क्योंकि एक्रोसोम नाम का कोई भी सेल ऑर्गेनल या कोशिकांग जो है वो किसी कोशिका में नहीं पाया जाता है। एक्रोसोम एक स्पेसिफिक एक विशिष्ट संरचना है जो सिर्फ और सिर्फ स्पर्मियोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है उसी में ही बनता है, और ये सिर्फ स्पर्म में ही प्रेजेंट होता है। एक्रोसोम जो है वो एक कोशिकांग होता है स्पर्मेटिड के अंदर या किसी भी सेल के अंदर एक कोशिकांग पाया जाता है जिसका नाम है गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। ये जो गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय है ये एक्रोसोम का निर्माण करता है, और ये प्रोसेस आपको सिर्फ और सिर्फ स्पर्मियोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है उसमें देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो गोल्जी बॉडी है वो एक्रोसोम का निर्माण कैसे करता है। ठीक है, तो जनरल इंट्रोडक्शन हमें गोल्जी बॉडी का पता होना चाहिए। गोल्जी बॉडी का एक छोटा सा डायग्राम रिप्रेजेंट मैंने किया है यहाँ पे। गोल्जी बॉडी की अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और इसमें लंबी पतली सिस्टर्नी नलिकाएं प्रेजेंट रहती है। और इसके अलावा ये जो गोलाकार आपको दिख रहे हैं इनको रिक्तिकाएं या वेसिक्यूल्स इनको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस के ऊपर एक्रोसोम का निर्माण कैसे करता है ये हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अब जैसे आपको इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है जो कि लंबा और पतला हो रहा है, लॉन्ग एंड नैरो हो रहा है, इसमें अपनी जगह चेंजेस आ रहे हैं, और इस न्यूक्लियस का जो एंटीरियर या अग्र भाग है यहाँ पे गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और गोल्जी बॉडी जो है वो एक्रोसोम का निर्माण जो न्यूक्लियस के एकदम ऊपरी जो भाग होता है, मोस्ट एंटीरियर पार्ट होता है या अग्रस्त भाग होता है, उस पे ये एक्रोसोम का निर्माण करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बोर्ड पे डायग्राम में आपको दिखाया था कि गोल्जी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है उसमें कई सारी सिस्टर्नीज और वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं पाई जाती है।
ये जो रिक्तिकाएं होती है वो क्या करती है, एक ग्रेन्यूल इन रिक्तिकाओं के अंदर कणिकाओं का जमाव होने लग जाता है। इसके अंदर ग्रेन्यूल्स जो है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और साथ ही साथ जो ये ग्रेन्यूल्स होती है या ये जो कणिकाएं होती है वो न्यूक्लियस या केंद्र के एकदम अग्र भाग पर जमा होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और अगर ये केंद्रिकाएं एक से ज्यादा है, जैसे इस डायग्राम के अंदर तो ये एक ही दिखा रखी है, लेकिन अगर ये एक से ज्यादा है तो ये फिर सारी की सारी आपस में संगलित हो जाती है या आपस में फ्यूज हो जाती है। ये जो स्टेट है इसे कहते हैं प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स, ठीक है, या प्रोएक्रोसोम इसको कहते हैं। धीरे धीरे ये कणिकाएं जो है वो साइज में बड़ी होती जाती है और जो न्यूक्लियस है इसका जो मोस्ट एंटीरियर पार्ट है, जिसका जो अग्रस्थ भाग है, उस पे ये सारी जमा हो जाती है और बड़ा एक आकार है वो ले लेती है। और फाइनली इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये जो कणिकाएं हैं या ये जो ग्रेन्यूल्स है जो रिक्तिकाओं के अंदर पाई जाती है वो यहाँ एक टोपी के रूप में, जैसे न्यूक्लियस के ऊपर कोई कैप प्रेजेंट हो या टोपी प्रेजेंट हो, ऐसे इसके ऊपर आकर के जमा हो जाती है। और इसके अलावा गोल्जी बॉडी का बाकी का जो पार्ट था, ये बाकी का जो पार्ट था इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा जो पार्ट है ये सारा का सारा अब यहाँ से हटा दिया जाता है, इसका अब कोई रोल नहीं है। गोल्जी बॉडी का स्पर्मेटिड के अंदर सिर्फ एक ही काम रहता है, एक ही रोल रहता है, एक्रोसोम का निर्माण। एक्रोसोम के निर्माण के अलावा या एक्रोसोम के फॉर्मेशन के अलावा अब इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो ये जो कोशिकांग है अब इसको भी यहाँ से हटा दिया जाता है। खाली एक्रोसोम बनने के बाद में जो एक्रोसोम है उसको न्यूक्लियस के एकदम ऊपर ऐसे कोई जैसे टोपी लगा रखी हो वैसे इसको स्टेब्लिश या स्थापित कर दिया जाता है और गोल्जी बॉडी का बाकी का जो पार्ट है इसको यहाँ से हटा दिया जाता है। ये है एक्रोब्लास्ट या एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स या एक्रोसोमिक्स को हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करते फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट या अक्षीय तंतु का निर्माण। अक्षय तंतु जो न्यूक्लियस पार्ट है या इसका जो हेड पार्ट है, न्यूक्लियस के जस्ट नीचे तंतु फाइबर जो है वो पूरे टेल पार्ट तक पूरे में अरेंज रहते हैं, पूरे में प्रेजेंट रहते हैं। अक्षय तंतु या जो एक्सियल फिलामेंट है इसका जो मेन फंक्शन है वो लोकोमोशन में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक फंक्शनल स्पर्म होता है या एक जो क्रियाशील स्पर्म या शुक्राणु होता है वो गतिशील होता है। वो फीमेल बॉडी में जब एंटर करता है तो वो गति करता हुआ ओवम तक पहुंचता है निषेचन की प्रक्रिया के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो अक्षीय तंतु होते हैं ये लोकोमोशन में या जो गतिशीलता है उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। इनका निर्माण कैसे होता है ये हम अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि अक्षीय तंतु जो है उनका निर्माण कैसे होता है, ठीक है। अक्षीय तंतु जो है वो कोशिका द्रव्य में या स्पर्मेटिड का जो कोशिका द्रव्य या जो साइटोप्लाज्म है उसमें एक कोशिकांग प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं सेंट्रोसोम या तारककाय। तारककाय या सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की अगर स्ट्रक्चर देखें तो जैसे स्पर्मेटिड है उसमें यहाँ न्यूक्लियस है और ये सेंट्रोसोम जो एक कोशिकांग है, जैसे अदर दूसरे कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल होते हैं जैसे अंतःस्रावी प्रदवी जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, जैसे बाकी के कोशिकांग होते हैं वैसे ही ये एक कोशिकांग होता है। ये कोशिकांग जो है वो दो सेंट्रियोल से मिलकर के बना होता है या तारक केंद्र जिसको बोलते हैं। दो तारक केंद्र मिलकर के एक सेंट्रोसोम बनाते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों सेंट्रियोल होते हैं वो एक दूसरे, ये बेलनाकार होते हैं। सबसे पहली बात तो दोनों जो सेंट्रियोल होते हैं जो मिलकर के सेंट्रोसोम या तारककाय बनाते हैं ये बेलनाकार संरचना है और ये जो दोनों बेलनाकार संरचना है एक दूसरे के समकोण पर 90 डिग्री एंगल पर एक दूसरे के प्रेजेंट रहते हैं। नॉर्मली तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे ये जो दोनों सेंट्रियोल है वो जो
शुक्राणु का या जो स्पर्म का या स्पर्मेटिड का जो न्यूक्लियस है, अब ये स्पर्म हो रहा है धीरे धीरे, तो ये जो केंद्रक है स्पर्म का, उसका ये एंटीरियर पार्ट है, अग्रभाग है, ये इसका पश्च भाग है। तो ये दोनों जो सेंट्रियोल है वो केंद्रक के पश्च भाग की तरफ या पोस्टीरियर जो पार्ट है उसकी तरफ आकर के स्थापित हो जाते हैं या स्टेब्लिश हो जाते हैं। ठीक है, आने के बाद में अब ये क्या करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये स्पर्म का हेड और ये यहाँ पे स्पर्म का न्यूक्लियस और ये जो दोनों यहाँ पे सेंट्रियोल थे, यहाँ पोस्टीरियर पार्ट में आने के बाद में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जो एक सेंट्रियोल है वो न्यूक्लियस का जो पीछे का पार्ट है या इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है, इसमें यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा सा बन जाता है या एक पिट बन जाता है। ठीक है, पिट या एक गड्ढा या एक गर्त बन जाता है। तो दोनों सेंट्रियोल में से ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और दोनों में से एक सेंट्रियोल जो है वो तो यहाँ इस पिट में या इस गर्त में आ जाता है और दूसरा जस्ट इसके नीचे यहाँ पे आकर के स्थापित हो जाता है। ठीक है, और ये जो गड्ढा यहाँ पर बना है या ये जो पिट यहाँ पर बना है, इस पिट को कहते हैं परफोरेटियम, परफोरेटोरियम। ठीक है, ये जो गर्त या ये जो गड्ढा यहाँ पे है केंद्र के पश्चिम भाग की तरफ या न्यूक्लियस के पोस्टीरियर पार्ट की तरफ, इस पिट को या इस गर्त को परफोरेटियम कहते हैं। और इस परफोरेटियम की अगर बात करें तो इसमें क्या भरा होता है, इस परफोरेटियम के अंदर एक तो प्रोटीन, एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन होता है एक्टिन प्रोटीन, और कैल्शियम आयन जो है वो भरे रहते हैं। ठीक है, जो एक्सियल फिलामेंट है वो मेनली एक्टिन प्रोटीन का ही बना होता है। तो ये जो गर्त होता है इसमें एक्टिन प्रोटीन और कैल्शियम है वो भरे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेंट्रियोल इस पिट में धंसा हुआ है, इस पिट में फंसा हुआ है, इसको तो कहते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। या निकटस्थ तारक केंद्र। और ये जो नीचे वाला है इसको कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल या दूरस्थ तारक केंद्र। ठीक है, तो ये जो प्रोक्सिमल और डिस्टल जो तारक केंद्र या सेंट्रियोल है, इनमें से ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है या ये जो दूरस्थ तारक केंद्र है, यही आगे चल करके एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और इस एक्सियल फिलामेंट की अगर बात करें तो एक्सियल फिलामेंट की स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो ये मैं आपको बता दूं कि जैसे बैक्टीरिया के अंदर या अपने यूग्लिना के अंदर जो फ्लेजिला की स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो, ये फ्लेजिला की स्ट्रक्चर के जैसा ही होता है। और एक्सियल फिलामेंट का मेन जो फंक्शन होता है, मेन जो कार्य होता है, वो होता है जब स्पर्म लोकोमोशन करता है तो लोकोमोशन में उसकी हेल्प करने का काम है, वो इसका होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल या इसको कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियल सर्पिल का निर्माण। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, तो स्पर्म में जो भी चीज़ों की जरूरत नहीं होती है, जो भी चीज़ें अननेसेसरी होती है, एक्सेस में होती है, उन सबको बाहर निकाल दिया जाता है और स्पर्म को जितना हल्का या लाइट वेट बनाया जा सकता है उतना बनाया जाता है। तो जो चीज़ें स्पर्मेटिड से स्पर्म के अंदर जाती है या जब स्पर्म्योजेनेसिस की प्रोसेस होती है तो स्पर्म में क्या क्या रह जाता है, तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट हमने डिस्कस किया था कि एक तो न्यूक्लियस जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उसमें आनुवांशिक सूचनाएं या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसमें होती है। उसके अलावा एक्रोसोम उसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्लस इसके अलावा सेंट्रोसोम या दो सेंट्रियोल हमने डिस्कस किए थे जो एक्सियल फिलामेंट या अक्षीय तंतु का निर्माण करते हैं, वो इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे है जो स्पर्म के अंदर, एक फंक्शनल स्पर्म के अंदर देखने को मिलती है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है,
माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है ये हम प्रीवियस क्लास में पहले पढ़ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस कहा जाता है, कोशिका का या सेल का एनर्जी हाउस इसे कहा जाता है। ये जो भी एक्टिविटी सेल परफॉर्म करती है उसके लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम या ऊर्जा उपलब्ध करवाने का काम है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि एक फंक्शनल स्पर्म जो होता है वो गति करता है या उसमें मोटिलिटी होती है, तो उस गति के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। तो एक फंक्शनल स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन नॉर्मल किसी सेल के अंदर जैसा माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये वैसा नहीं होता है, ये थोड़ा सा रूपांतरित या मॉडिफाइड होता है। इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये जो स्पर्म है उसका हेड पार्ट है, ये इसका मध्य भाग या मिडिल पार्ट है जिसमें डिस्टल सेंट्रियोल और जो एक्सियल फिलामेंट है, ये सेंटर में पूरा जो दिख रहा है वो पूरा का पूरा एक्सियल फिलामेंट है। ठीक है, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये नॉर्मल किसी भी सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उससे अलग होते हैं, थोड़े से मॉडिफाइड होते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये मिडिल पार्ट में जो एक्सियल फिलामेंट होते हैं उसके दोनों तरफ, जिसमें आपको ये सर्कल दिख रहा होगा दोनों तरफ, या यूं स्पाइरल फॉर्म में सर्कल दिख रहा होगा, यूं आकर के अरेंज हो जाते हैं। जो एक्सियल फिलामेंट है उसके दोनों तरफ आकर के अरेंज हो जाते हैं और स्पाइरल फॉर्म में मॉडिफाइड हो जाते हैं या रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, अभी आपने जो मॉडिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया देखे थे जो कि नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया की बजाय ऐसे यू स्पाइरल फॉर्म में थे, जो एक्सियल फिलामेंट है उसके दोनों ओर यहाँ स्पाइरल फॉर्म में अरेंज थे जो माइटोकॉन्ड्रिया है। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन मॉडिफाइड माइटोकॉन्ड्रिया को स्पर्म, फंक्शनल स्पर्म के अंदर नेबेन कण कहा जाता है। इनको नेबेन कण कहा जाता है। ठीक है, और ये जो अरेंजमेंट है, ये जो स्पाइरल अरेंजमेंट है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ जो मेमल्स के स्पर्म होते हैं उसी में ही देखने को मिलता है। अदर जो स्पीसीज होती है, दूसरे किसी भी स्पीसीज या दूसरे एनिमल्स की अगर बात करें तो उनमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो स्पर्म की स्ट्रक्चर होती है या स्पर्म की जो संरचना होती है उनमें आपको ये हर स्पीसीज, हर जाति में, हर एनिमल में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। ये जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था ये मेमल्स का था। मेमेलियन जो स्पर्म होता है, स्पेशली ह्यूमंस की अगर बात करें तो ये स्पर्म, इस टाइप का स्पर्म देखने को मिलता है। और नेबेन कण का या जो मॉडिफाइड या रूपांतरित जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनका इस तरह का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि स्पर्मेटिड जो होता है उसमें नॉर्मल जो कोशिका द्रव्य होता है या साइटोप्लाज्म है वो भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ही स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया शुरू होती है तो जो कोशिका द्रव्य है जिसकी अब ज्यादा आवश्यकता नहीं है उन सबको हटा दिया जाता है। जो कोशिका द्रव्य है वो केवल जो उसका मध्य भाग था, जो स्पर्म का मिडिल पार्ट था, उसमें एकदम जो किनारे पे जो उसकी परिधि है या उसकी जो पेरिफेरी है उस पे आकर के अरेंज हो जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य एक परत के रूप में जो मध्य भाग है उसकी परिधि पर आकर के अरेंज हो जाता है। इस कोशिका द्रव्य की जो ये पतली स्तर या ये जो पतली परत है इसे कहते हैं मेनशेट। ये जो कोशिका द्रव्य की पतली परत है यहाँ पे जो बचती है, जो मध्य भाग या मिडिल पार्ट है, प्लस ये जो हेड पार्ट है, सिर का जो पार्ट होता है शुक्राणु, उसमें भी किनारे किनारे या परिधि की तरफ ये परत आपको देखने को मिलती है। इस परत को कहते हैं मेनशेट। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने डायग्राम में आपको दिखाई थी कि जो मध्य भाग है उसके सबसे अंत में जो उसका सबसे पश्च भाग है, इसका जो मोस्ट पोस्टीरियर एंड है, वहां पे अगर आप देखोगे तो सबसे नीचे आपको एक डार्क कलर की एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई देगी, जो लगभग टेल पार्ट और मिडिल पार्ट, मध्य भाग तथा पुच्छिया भाग के बीच में आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ये जो रिंग जैसी स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं रिंग सेंट्रियोल या वलय तारक केंद्र। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि वो कौन कौन से फैक्टर है या वो कौन कौन से कारक है जो शुक्राणु जनन को या स्पर्मेटोजेनेसिस की जो पूरी प्रक्रिया है उसको नियंत्रित करते हैं। ठीक है,
अगर हम बात करें कि स्पर्म का फॉर्मेशन कब होता है, तो ये मैंने आपको बताया था कि जो प्यूबर्टी स्टेज है या किशोरावस्था है, उसमें शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया है या स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो स्टार्ट होती है। और ये कंप्लीटली हॉर्मोन्स पर डिपेंड करती है। बॉडी के अंदर कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे FSH है, LSH है, LH है, सॉरी, कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन है, वो ब्रेन से रिलीज किए जाते हैं। और ये जो ब्रेन से हार्मोन रिलीज किए जाते हैं, ये बाह्य वातावरण के या आउटर जो एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इनको कंट्रोल किया जाता है। और ब्रेन से जब ये हार्मोन रिलीज होते हैं तो ये टेस्टिस से एक हार्मोन रिलीज करवाते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये हार्मोन का नाम हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो टेस्टोस्टेरोन जब बॉडी में रिलीज होता है या स्त्रवित होता है, तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है या शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है, उसको वो शुरू कर देता है और उसको कंट्रोल भी करता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ विटामिन है, जैसे विटामिन ए और विटामिन ई, ये भी जो शुक्राणु निर्माण की या स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करते हैं या उसकी जो प्रक्रिया है उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर है वो ही ब्रेन को सिग्नल देते हैं। और ब्रेन से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है या पीयूष ग्रंथि है उसमें सिग्नल जाता है, वहां से इंपॉर्टेंट हार्मोन FSH, LH रिलीज होते हैं या स्रावित होते हैं, और उनके सेंस में ये स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती है। नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म या शुक्राणु की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म या शुक्राणु की संरचना। तो जैसे कि हम इसको कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि किसी भी स्पर्म के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जो स्पर्म है उसमें मेनली 3 पार्ट आपको दिखाई देंगे। सबसे ऊपर इसका हेड पार्ट, बीच में इसका मिडिल पार्ट या मध्य भाग, और तीसरा टेल या पूंछीय भाग। तो किसी भी फंक्शनल स्पर्म की अगर बात करें तो वो उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। उसकी पूरी स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे ऊपर हेड के अंदर भी मैंने आपको बताया कि ये एक्रोसोम और न्यूक्लियस का बना होता है। मिडिल पार्ट जो है वो नेबेनकण या जो मॉडिफाइड या रूपांतरित माइटोकॉन्ड्रिया थे प्लस एक्सियल फिलामेंट का बना होता है। टेल पार्ट जो है वो कंप्लीटली एक्सियल फिलामेंट की बनी होती है। ठीक है, ये जो हेड, मिडिल पार्ट और टेल है इसको हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये पूरी ओवरऑल स्ट्रक्चर है एक फंक्शनल स्पर्म की। जैसे कि मैंने बताया था कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेड, मिडिल पार्ट एंड टेल। ठीक है, और हेड पार्ट की अगर बात करें तो ये मेनली 2 चीज़ों से बना होता है, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ और कि जो एक्रोसोम और न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में जो एक माइन्यूट सा स्पेस आपको दिख रहा है, इसके अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन भरे होते हैं, एक्टिन प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बताई थी कि जो हेड पार्ट है और जो मिडल पार्ट है उसके परिधि पर या उसकी जो पेरीफेरी होती है उस पे जो साइटोप्लाज्म है या कोशिका द्रव्य है उसकी एक पतली परत पाई जाती है जिसे मेनचेट कहते हैं या मेनशेट कहते हैं। ठीक है, और एक्रोसोम की अगर स्पेशली अगर हम बात करें तो एक्रोसोम का काम हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक्रोसोम का काम होता है जब फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया शुरू होनी होती है तो उस टाइम पे जो एग होता है या जो ओवम होता है उसके चारों तरफ कई मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। तो अगर स्पर्म को अपना जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियस उस ओवम के अंदर पहुंचाना है तो उसके बाहर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या जो भी झिल्लियां वहां पे प्रेजेंट हैं उन सबको वहां से हटाना पड़ेगा या उनको गलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एक्रोसोम है उसमें कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ है एसिड हाइड्रोलेज, एसिड फॉस्फेटेज, हाइलुरोनिडेज, एक्रोसोमिन एंड एक्रोसिन। ये कुछ लयनकारी एंजाइम्स या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है या जल अपघटनीय एंजाइम्स जो है वो इसमें भरे हुए होते हैं।
और ये जो एंजाइम्स होते हैं वो एग के बाहर पाई जाने वाली सारी झिल्लियों को गला देते हैं, जिससे स्पर्म का जो जेनेटिक मटेरियल या उसका जो न्यूक्लियस है वो इजीली ओवम के अंदर ओवम के साइटोप्लाज्म या उसके कोशिका द्रव्य में पहुंच जाए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं मिडिल पार्ट की। मिडिल पार्ट की अगर बात करें तो ये आपको दिख रहा होगा, ये डिस्टल सेंट्रियोल या दूरस्थ तारक केंद्र और माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल फॉर्म में या सर्पिलाकार रूप में यहाँ पे प्रेजेंट है, और सबसे नीचे रिंग सेंट्रियोल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इन तीन चीजों का मिलकर के इनका मिडिल पार्ट बना होता है। दूरस्थ जो तारक केंद्र है या डिस्टल जो सेंट्रियोल है, इसका फंक्शन क्या होता है ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये जो पूरा एक्सियल फिलामेंट आपको सेंटर में पूरा दिख रहा है, इसको सिंथेसाइज करने का या इसका निर्माण करने का जो काम होता है वो डिस्टल सेंट्रियोल का होता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो मध्य भाग होता है, इसके अंत में जहाँ मध्य भाग खत्म होता है या मिडिल पार्ट जो वहाँ पे खत्म होता है, वहाँ पे एक रिंग प्रेजेंट होती है डार्क कलर की, जिसे रिंग सेंट्रियोल कहा जाता है। ये टेल पार्ट और मिडिल पार्ट दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं एक्सियल फिलामेंट की। एक्सियल फिलामेंट जो है वो ह्यूमन स्पर्म की अगर बात करें या मेमलियन स्पर्म की अगर बात करें तो उसका सबसे लंबा पार्ट होता है, इसमें पूरा नहीं दिखाया है। और इसकी अगर बात करें तो इस टेल पार्ट में एक्सियल फिलामेंट जो है वो डोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं, और इसका जो मेन फंक्शन है वो है लोकोमोशन में हेल्प करना। एक्सियल फिलामेंट की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो नॉर्मल अगर आपने किसी एनिमल के फ्लैजिला या उसके सीलिया की स्ट्रक्चर आपने अगर पढ़ी है तो उसमें जो एक्सियल फिलामेंट है या जो अक्षय तंतु है उनके 9+2 9+2 का जो अरेंजमेंट है वो आपने सुना होगा। तो यहाँ पे जो मेमिलियन स्पर्म होता है उसमें एक्सियल फिलामेंट का जो अरेंजमेंट होता है वो भी 9+2 का ही होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम oogenesis या अन्य निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्पर्म का जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है, शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसका महत्व क्या है।